तो आज हम चैप्टर 1 भाषा। भाषा क्या है, लिपि क्या है, बोली क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि भाषा क्या है? भाषा एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे के भाव या विचार को समझते हैं, अर्थात मन के भाव या विचारों को प्रकट करने का साधन या माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा के मुख्य रूप से 2 रूप होते हैं। पहला होता है लिखित रूप और दूसरा होता है मौखिक रूप। क्योंकि लिखित भाषा में हम अपनी भाषा को लिख करके प्रकट करते हैं। लिख करके लिखना, जैसे हम किसी को पत्र लिखते हैं, पत्र के माध्यम से हम अपनी भाषा को प्रकट करते हैं, बताते हैं। जैसे आप अपने प्रधानाचार्य महोदय को छुट्टी के लिए पत्र लिखते हैं, या अवकाश के लिए पत्र लिखते हैं, या अपने भाई बंधु मित्र को पत्र लिखते हैं, तो वो एक भाषा लिखित भाषा होती है। इसके माध्यम से हम लोग अपनी भाषा को प्रकट करने का कार्य करते हैं। दूसरा होता है मौखिक भाषा। मौखिक यानी मुख से कही गई भाषा, उसको मौखिक भाषा कहते हैं। यानी जो भाषा हम बोल करके प्रकट करते हैं उस भाषा को हम मौखिक भाषा कहते हैं। बोल कर प्रकट करना। कोई भी चीज़ें जैसे हम संवाद करते हैं, जैसे फ़ोन पर बात करना, फ़ोन पर बात करना, फ़ोन पर जब हम बात करते हैं तो ये हमारी मौखिक भाषा होती है। या प्रतियोगी परीक्षाओं में जब हम जाते हैं उस समय हमसे जो साक्षात्कार होता है, पूछा जाता है क्वेश्चन, वो मौखिक भाषा के रूप में होती है। अब भाषा के अन्य रूपों में देखेंगे कि भाषा के अन्य रूप कौन कौन से होते हैं। तो भाषा के अन्य रूप में मातृभाषा, जिसको मदर लैंग्वेज इंग्लिश में बोला जाता है। मातृभाषा क्या है? तो मातृभाषा वह भाषा होती है जिसमें बच्चा अपने माता पिता से सीखता है। यानी परिवार की जो भाषा होती है और जो अपने परिवार के द्वारा जो बच्चा अपनी भाषा को सीखता है, वह भाषा मातृभाषा कहलाती है। दूसरा राजभाषा। राजभाषा क्या है? जिस भाषा का प्रयोग कार्यालय की कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे जो भी कार्यालय हैं, जैसे हमारे यहाँ तहसील है या ब्लॉक हैं या जिला कार्यालय है, जिला मुख्यालय है, उन सभी कार्यालयों में जो जिस भाषा का प्रयोग हम करते हैं उस भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। जैसे अपने यहाँ की भाषा हिंदी है और कर्नाटक में चले जाएंगे तो वहाँ कन्नड़ में प्रयोग होता है। केरल क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ अंग्रेजी में प्रयोग होता है। और वैसे ही जो है आपका उत्तराखंड पिछले साल संस्कृत भाषा को अपनाया, उसने अपनी भाषा संस्कृत बनाई, राजभाषा संस्कृत बनाई। दूसरा है राष्ट्रभाषा। ये जो भाषा होती है व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है। इसका जो बोलने वाली जो लोगों की संख्या होती है वो व्यापक होती है, जो ज़्यादा दायरे में लोग बोलते हैं। इस भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। ये भाषा काफ़ी लोगों द्वारा बोले जाने का राष्ट्रभाषा कहलाती है। और हमारी जो भाषा है हिंदी, वो भारत की राष्ट्रभाषा है। ठीक है, यानी बड़े भूभाग पर जो भाषा बोली जाती है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। हमारी जो भाषा है राष्ट्रभाषा है। आइए अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय यानी हमारे राष्ट्र के अलावा अन्य राष्ट्र के स्तर पर बोले जाने वाली भाषाओं को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ जिसको बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ जो भाषा इस्तेमाल की जाती है, जो प्रयोग किया जाता है, उस भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाषा के कौशल कौन कौन से होते हैं, स्किल्स क्या क्या हैं। तो भाषा के जो कौशल्स होते हैं उनमें पहला होता है लिखना। हम भाषा को लिख सकते हैं, लिख करके व्यक्त कर सकते हैं। वो भाषा क्या कहलाती है? लिखित भाषा बोलते हैं, यानी लिखना।
उसके बाद है पढ़ना, हम भाषा को पढ़ सकते हैं। जैसे कोई भी भाषा, अंग्रेजी है, हिंदी है, उर्दू है, कोई भी भाषा है, यदि हम उसको पढ़ते हैं तो पढ़ना एक कौशल हो गया। उसके बाद है बोलना, बोल करके जो व्यक्त करते हैं तो बोलना कौशल के अंतर्गत आ गया। सुनना, हम भाषा को सुनते हैं, ये सुनना कौशल का। इन चारों चीज़ों का होना आवश्यक होता है किसी भी भाषा के लिए, लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना। अब आइए देखते हैं कि संविधान के अनुसार हमारी भाषा क्या है। क्योंकि हम कहने के लिए कह देते हैं कि हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है हिंदी है, लेकिन वास्तव में राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है। संविधान के अनुच्छेद के 365 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को 22 भाषाओं की मान्यता दी गई, जिसमें तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, इस तरह की जो भाषाएं हैं उन्हीं भाषाओं में से हिंदी को भी एक मान्यता दिया गया भाषा को। लेकिन यह हमारी उस संविधान के अनुसार राज्य भाषा कहा गया, न कि राष्ट्र भाषा कहा गया। इसलिए हमारी जो संविधान के अनुसार भाषा है वो राजभाषा है। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को अपनाया गया। इसलिए हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि बोली क्या है। बोली किसको कहते हैं? तो बोली जो है वो भाषा से छोटा स्वरूप होता है, क्योंकि भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, बड़ा होता है, ब्रॉड होता है। लेकिन जो बोली का क्षेत्र होता है वो किसी सीमित क्षेत्र में बोला जाता है। जैसे अपने यहाँ भोजपुरी बोला जाता है, तो हम एक बोली है। भोजपुरी क्या होगी बाबू? एक बोली है। राजस्थान में चले जाइएगा तो राजस्थानी बोलते हैं। बुंदेलखंड में चले जाइएगा, यूपी और एमपी का जो एक क्षेत्र है बीच का, वहाँ वो बुंदेलखंड कहलाता है, तो वहाँ बुंदेलखंडी बोली जाती है। इसी तरह से आप अगर चले जाइएगा गुजरात में तो गुजराती बोली जाती है, तो बोली है, वो बोली कहलाती है। महाराष्ट्र में चले जाएगा तो मराठी क्या कहलाएगी? बोली कहलाएगी। तो वहाँ महाराष्ट्र के लोग जो बोलेंगे वो मराठी बोली कहलाएगी। अब क्योंकि बोली में अंतर क्या है, तो बोली में रचनाएं नहीं होती हैं। रचना बोली के अंतर्गत नहीं किया जाता है, इसके अंतर्गत सिर्फ ये बोली जाती है। रचना का कार्य नहीं होता। कोई भी स्क्रिप्ट, कोई भी रचना, कोई भी किताब या पुस्तक नहीं लिखी जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या? बोली। अब देखिए, जैसे मान लीजिए इसमें अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है? अवधि एक बोली है, ब्रजभाषा एक बोली है, मैथिली एक बोली है। लेकिन अवधि में रचना हुई है। किसकी रचना हुई है बाबू? रामचरित्र मानस की, जिसकी रचनाकार है तुलसीदास जी। तो रामचरित्र मानस की रचना हुई है। फिर आप बात करेंगे ब्रजभाषा की, तो ब्रजभाषा में भी विभिन्न कवियों ने अपनी रचनाएं की। जैसे सूरदास ने रचना किया है, मलिक मोहम्मद जायसी ने रचना किया है। तो ये एक अपवाद स्वरूप है, जबकि इन भाषाओं में रचनाएं अधिकतर नहीं पाई जाती हैं। बोली और भाषा में यही अंतर होता है। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि बोली और भाषा के बीच आप अंतर समझ जाइए। अगला है लिपि। लिपि क्या होता है? मान लीजिए हमने कोई भी शब्द बोला, बोलने के बाद क्या होगा कि वो हम लिखने का भी कार्य करेंगे, लिखते भी हैं उसको। तो जो लिखने का हम कार्य करते हैं और लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उनको हम लिपि कहते हैं। कह रहा है कि भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। और अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग तरह की लिपियाँ होती हैं। जैसे अब आपको यदि मराठी लिखना है तो उसको लिखने के लिए आपकी लिपि की जरूरत होगी देवनागरी की। और हिंदी की जो लिपि है वो क्या है बाबू? देवनागरी है। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। अब चूंकि देवनागरी है तो देवनागरी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि क्या है देवनागरी। नागर सभ्यता है, नगरों की सभ्यता से जो उत्पन्न हुई भाषा उसको देवनागरी कहा जाता है। और इस भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग 7वीं शताब्दी में एक गुजरात के शासक थे जयभट्ट, जिनके द्वारा किया गया। और देवनागरी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो ब्राह्मी लिपि से हुई है। किससे हुई है बाबू? ब्राह्मी लिपि से।
ठीक है, ब्राह्मी से देवनागरी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और सबसे पुरानी लिपियों में 4-5 लिपियाँ आती हैं, जैसे ब्राह्मी है, अरमाइक है, खरोष्टी है। तो उन्हीं लिपियों में से एक ब्राह्मी है। ब्राह्मी से देवनागरी की उत्पत्ति हुई है और देवनागरी यानी देवताओं की भाषा भी इसको कहा जाता है। आइए अगला बात करते हैं कि व्याकरण क्या है। हम तो पढ़ लिए भाषा क्या है, भाषा के कौशल क्या हैं, भाषा के अनुरूप क्या है और बोली किसको कहते हैं, लिपि क्या है। अब पढ़ते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह माध्यम है जिसके द्वारा हम भाव को, विचार को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। व्यक्त करने का माध्यम है। जैसे बहुत सारे जो भी चीज़ें हैं उनको व्यक्त करते हैं, उनको हम बोलते हैं भाषा। और चूंकि भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना जो सिखलाने का कार्य करता है, जो बताता है कि ये शब्द सही है, ये शब्द गलत है, उनको हम व्याकरण कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। आपने जैसे देखिए, मान लीजिए मैंने कहूँ कि सीता घर गया, एक आपको वाक्य देता हूँ, सीता घर गया। ये सेंटेंस क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ होना चाहिए सीता घर गई, सीता घर गई, क्योंकि इसका जो लिंग है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए स्त्रीलिंग के हिसाब से क्रिया भी इसकी क्या होगी, लिंग के अनुसार से होगी। तो ये चीज़ हमको सिखाएगा कौन, व्याकरण। व्याकरण हमें सिखाता है कि हमें क्या करना है। अब आइए व्याकरण के विभाग देखेंगे, पार्ट्स देखेंगे कि व्याकरण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, भाग कितने होते हैं। तो व्याकरण के 3 भाग होते हैं मूल रूप से, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या है, तो इसमें वर्णों के उच्चारण पे प्रकार आदि पर विचार किया जाता है। वर्ण के उच्चारण कैसे करेंगे, वर्ण को कैसे बोलेंगे, कैसे उनका जो है रचना होता है, इस पर विचार किया जाता है। दूसरा होता है शब्द विचार। तो शब्द विचार क्या है, इसमें शब्दों पर विचार किया जाता है। ठीक है, उनके प्रकार, उत्पत्ति, रचना, कैसे शब्द की नया शब्द कैसे बनाते हैं, शब्द कहाँ से आए, जैसे देशज शब्द, विदेशज शब्द इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद वाक्य विचार, वाक्यों के बारे में, इसमें वाक्य, उसके भेद, रचना और विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। तो छात्रों, आज की वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, तो मेरा नंबर है 9120350095 पर मुझे ज़रूर कॉल करें यदि कोई भी समस्या आपको होती है तो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ, जिसमें आप पढ़ाएंगे आपको वर्ण विचार।